दलित के नाम पर भी सरकार बनाई, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो भी अपनी जाति को आगे बढ़ाया। आज हिंदू के नाम पे जो सरकार चल रही है 10 साल से, वो भी अपनी जाति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में एक नया विकल्प हम लोग मिलके देंगे, ताकि नई सोच और नई उम्मीद के साथ इस प्रदेश का परिवर्तन किया जा सके और प्रदेश के लिए एक अच्छा और सबको जोड़ करके और सबके हक और अधिकार को बराबर अच्छा सर, आप हक अधिकार की बात कर रहे हैं, आपकी जो समाज है निषाद समाज, क्या अब तक इनको हक अधिकार मिला है या फिर ये भी अभी बदहाली के शिकार है? आप घूम रहे हैं फील्ड में। नहीं, देखिए, हमारे निषाद समाज की स्थिति तो और खराब होती जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश में 6 बड़ी नदियां हैं, 19 छोटी नदियां हैं और ज्यादातर हमारा निषाद समाज नदियों के किनारे रहता है। और हर साल बाढ़ आती है, वो भर दिन मेहनत करके, 1 साल मेहनत करके वो अपना घर बनाता है, तिनका ये करके, और बाढ़ आती है, वो घर फिर बह जाता है। तो उसका जीवन तो खाने-पीने, घर बनाने में ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से आगे जाएगा। और ये आज भी मैं देख रहा हूँ कि हम लोग तो पूरे प्रदेश में चलते हैं, चाहे आप बलिया चले जाइए, चाहे बहराइच चले जाइए, चाहे सीतापुर, चाहे लखीमपुर, चाहे बाराबंकी, ये आज भी आप जाएँगे तो हमारे समाज के लोग बंधे पर त्रिपाल डाल करके रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन देश की शासन सत्ता में बैठी हिंदुओं की कहने वाली सरकार जो चल रही है, उनको मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई नहीं देता है। पर भाजपा सरकार तो आपके समाज के संजय निषाद जी को मंत्री बना दिया है और आप पर हमारा समाज अभी सियासत से दूर है। देखिए, मंत्री बन जाना एक व्यक्तिगत फायदा है। कोई मंत्री बन जाए, इससे उनके परिवार का, उनका भला हो सकता है, समाज का इन्होंने कोई भला नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज के जो मुद्दे हैं, अगर समाज को आरक्षण मिल जाता है, तो निषाद समाज का बेटा डीएम बनेगा, सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आरक्षण मिल जाएगा तब समाज का बेटा बनेगा। तो जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनकी हैसियत होती तो वो समाज को आरक्षण दिला देते। लेकिन उनकी हैसियत बस इतनी है कि हम आगे बढ़ जाएँ, हमारा परिवार आगे बढ़ जाए। वो एक चपरासी का ट्रांसफर, हाँ, वो एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते, उनकी ये हैसियत है। तो समाज का जो मुद्दा है, जो समाज की समस्याएं हैं, अब समाज का विगत कुछ दिनों में कम से कम 150 से अधिक लोगों की हत्या की गई है। इसी प्रदेश में पेट्रोल डाल करके लोगों को जला दिया जा रहा है, निषाद समाज के लोगों को, और जलाने वाले कौन है? मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, वो शोषण कर रहे हैं। कार्रवाई तो हो रहा है, जहाँ इस तरह से मामले आ रहे हैं, कार्रवाई कहाँ कार्रवाई हो रही है? अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी यूजीसी को लेकर के फॉरवर्डों ने आंदोलन किया, तो किसी सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वही अति पिछड़े दलित समाज के लोग उसके समर्थन में उतरे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, मुकदमा भी किया, उठा के जेल में भी डाल दिया। तो ये तो प्रदेश की दोहरी व्यवस्था चल रही है ना। उनकी बिरादरी कुछ भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दलित पिछड़े ओबीसी अगर आंदोलन करेंगे तो मुकदमा होगा, एफआईआर होगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आप यूजीसी पर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, मैं यूजीसी का समर्थन करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और 3000 सालों से हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और अगर हमारे लोग पढ़ते थे तो शीशा पिघला करके उनके कान में डाल दिया जाता था। 3000 सालों के बाद जब देश में एक दलित पिछड़े ओबीसी के बेटा ने संविधान लिखा, तो संविधान में हमें अधिकार मिला, और उसी अधिकार के तहत जो हमारे दलित पिछड़े ओबीसी के लोगों को यूनिवर्सिटियों में उनके साथ जो शोषण होता है, जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ ये कानून बना। तो जो 3.5% जो हिंदू कह करके सबको कह रहे हैं कि संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन जैसे ही दलित पिछड़े ओबीसी के हक की बात की गई तो उनके पेट में दर्द होने लगा, आंदोलन शुरू है। तो आप ये बताइए कि ये तो दलित पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों को सोचना है कि आपके हक और अधिकार की बात करती है, हम भी तो हिंदू हैं, अगर यूनिवर्सिटी में दलित पिछड़े ओबीसी को उसका हक मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये वही लोग हैं जो 3.5% की आबादी में रहने वाले लोग हैं, जो दलित पिछड़े ओबीसी को हमेशा शोषण करके, इनको दबा करके, इनको अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। और मैं और मेरी पूरी पार्टी, हम लोग यूजीसी का समर्थन करते हैं। और अब तो मामला न्यायालय में है, देखा जाए वहां से। अरे न्यायालय में तो उन्हीं के लोग बैठे हैं इस देश में। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जो शोषण करने वाला है वही न्यायालय में बैठा है। न्यायालय में बैठे हुए बताइए कितने दलित पिछड़े ओबीसी हैं। तो जो शोषण करने वाला है वही न्यायालय में बैठा है, तो कहाँ से हमारे लिए न्याय करेगा? मैं तो उससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। बाबा साहब का आप नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का 3 मंत्र था, शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें। और आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज की, दलित समाज की, इनकी जब आप कंडीशन देखिए, मैं देखता हूँ शिक्षा में बिल्कुल कम तादाद में, बिल्कुल पढ़ाई में तो समझिए कि कॉलेजों में बहुत ना के बराबर देख रहे हैं।
देखिए, मेरा ये मानना है, जो शिक्षा की बात की जा रही है, सबसे पहले तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को आप समझ लीजिए। आप हमको बताइए कि जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हो, एक जो दलित पिछड़ा ओबीसी है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके बच्चे के लिए सरकारी खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। और जो पैसे वाला है वो उसके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में। जो उससे ज़्यादा पैसा वाला है वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ेगा। वो उससे ज़्यादा पैसा है तो और भी बोर्ड बनाए गए हैं। आप हमको बताइए कि एक खिचड़ी खाने वाला जो 85% अब आबादी में रहने वाला है, उसका बच्चा जाके खिचड़ी खा रहा है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले और खिचड़ी खाने वाले बच्चे का कंपटीशन कराएँगे तो आप कर पाएँगे? मेरा ये मानना है कि इस देश में परिवर्तन अगर लाना है, तो राजनीति से लाया जा सकता है। राजनीति से इसलिए लाया जा सकता है कि शासन सत्ता में बैठा हुआ अगर आपके दर्द को समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है और आप ही के बीच से निकल करके अगर वो जाएगा, तो अपने समाज और अपने लोगों के हित में व्यवस्था बनाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस देश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो हिंदू की सरकार चल रही है ना। हम कह रहे हैं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था करो कि चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके बच्चे को एक समान शिक्षा व्यवस्था की जाए। तो आप एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं करोगे, आप सोचोगे कि शिक्षा से परिवर्तन आ जाए, तो इस देश में शिक्षा से परिवर्तन नहीं आने वाला है। अगर दलित समाज में मान्यवर कांशीराम साहब ने उठा करके अगर वो शासन सत्ता में नहीं गए होते, तो वो नारा लगाते थे जब वो संघर्ष करते थे सड़कों पे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन वो खाली नारा लगाते थे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो शासन सत्ता में गए तो जीत करके गए तो 8 महीना के अंदर उन्होंने 3 लाख वर्ग मील जमीन दलित समाज को बांटने का काम किया, जो सरकार 60 साल में नहीं कर पाई। तो मेरा मानना है कि परिवर्तन राजनीति से आएगा। और जो दलित पिछड़े ओबीसी समाज के लोग हैं, मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि अपने बेटा को नेता बनाइए। जब आपका बेटा नेता बनेगा और जीत करके शासन सत्ता में जाएगा, तो आपका हक और अधिकार लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपकी पार्टी अगर 2027 में सत्ता में आती है या सत्ता में शामिल होती है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमने तो कई मुद्दों पे हमने काम किया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यही किया है कि इस देश में एकलव्य विद्यालय करके आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं। जो एसटी समाज के लोग हैं, ऐसे विद्यालय चलाए जाते हैं जहाँ रहने, खाने, खेल कूद सारी व्यवस्था सरकार देती है। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब मेरा तो ये मानना है कि अगर हम लोग शासन सत्ता में जाएं, तो ये एकलव्य विद्यालय हर न्याय पंचायत स्तर तक बनना चाहिए कि जो भी वहाँ का दलित पिछड़ा ओबीसी समाज है, जो निर्धन है, उनके बच्चों को वहाँ पे फ्री में रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था की जाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे केरल में अभी केरल की सरकार ने किया कि नीचे से लेकर के ग्रेजुएशन तक उन लोगों ने शिक्षा मुक्त कर दी। हमारी भी सरकार आएगी तो हम लोग शिक्षा मुक्त करने का काम करेंगे। युवाओं के लिए आपकी कुछ व्यवस्था? आप भी देखिए, युवा हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा भी हैं आप। देखिए, मेरा यह मानना है कि एक कहावत है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। मेरा यह मानना है कि परिवर्तन अगर लाना है तो नौजवान ही ला सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर एक नौजवान शासन सत्ता में जाता है तो सबको समान शिक्षा व्यवस्था, इस देश में जो जमीनों का बंटवारा है वो समान हिस्से में होना चाहिए। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन हो, किसी के पास रहने के लिए, बसने के लिए जमीन नहीं है। मेरा यह मानना है कि हर चीज में समानता होनी चाहिए। और अगर नई सोच के साथ अगर एक नौजवान शासन सत्ता में जाता है, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हम सब में समानता स्थापित करने का काम करेंगे। हमारे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके लिए एक जगह व्यवस्था की जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या इस पर आप फॉलो करते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस देश में जो समाज जिस आबादी में रहता है, उस आबादी में उसका हिस्सा दे दिया जाए। इस देश में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि कम आबादी में रहने वाले लोग इस देश के 90% संसाधनों पे कब्जा करके रखे हैं। अरे साहब, तो अपनी काबिलियत पे पढ़ लिख के तो जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कोई काबिलियत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षा व्यवस्था को इतनी महंगी कर दी गई है कि अगर अभी आज एक दलित पिछड़े के बच्चे को कह दिया जाए कि ले जाओ कोटा में अपने बच्चे का एडमिशन करा के पढ़ाओ, तो उसके पास खिलाने के लिए, कपड़ा पहनाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से कोटा ले जाएगा? समझ रहे हैं? तो इस देश में अवसर की समानता कहाँ दी गई है? आप समानता दे करके देखो ना, सबको एक समान भाव में रख के देखो, पता चल जाएगा कि कौन काबिल है, कौन नहीं काबिल है। और मैं काबिलियत की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक अंबेडकर इतना काबिल इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ जो 3 पीएचडी कर करके आया हो।
तो वो भी दलित पिछड़े का बेटा था। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉरवर्ड कौम में पैदा हो गए तो बहुत काबिल पैदा, वो इसलिए काबिल है कि उनके पास पैसा है। जिस दिन दलित पिछड़ों के पास आ जाए, इनकी काबिलियत को कोई रोक नहीं सकता आज है। देखा देखा जा रहा है, जब कोई अपराध कर देता है तो उसके घरों को दमजोत कर दिया जाता है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है। तो बुलडोजर नीति आप किस तरह देखते हैं? बुलडोजर नीति ये तो मैं हनन मानता हूं ना, ये तो जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस देश में न्यायालय बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गुनाह करता है तो इसके लिए पुलिस है, न्यायालय है। न्यायालय में जाकर के बहस होगी, न्यायालय फैसला करेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन इन लोगों ने तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ताक पे रख दिया है। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाए और उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाओ। इस देश में ये सारी चीजों के लिए न्यायालय बनाया गया है, लेकिन इस देश में संविधान को ताक पर रख करके एक अपराधी की वजह से उसके पूरे घरों को गिरा दिया जाता है, और पूरे घर को बड़ी कीमती या बहुत मेहनत कश मजदूरी करके घर तैयार करते हैं। देखिए, इसमें भी तो सेलेक्टिव है ना भैया। जैसे अगर दलित पिछड़ा ओबीसी का कोई है तो वहां बुलडोजर तुरंत जाएगा, लेकिन अगर वही फॉरवर्ड समाज का कोई हो तो वहां बुलडोजर पंचर हो जाता है। वहां योगी जी का बुलडोजर, उनकी जाति का अगर कोई अपराधी हो, उनकी जाति का कोई शोषण करने वाला हो, उस समय उनका बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन अगर वो दलित पिछड़ा ओबीसी का कोई हो, तुरंत बुलडोजर। इसी चीज को तो लोगों को समझना है कि ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये बताइए, बुलडोजर के नाम पर दलित समाज, ओबीसी समाज वोट करता है। वो देखता है कि मुसलमानों को टारगेट अगर किया जा रहा है तो उसके नाम पर वोट करता है। नहीं, देखिए, इसमें गलती इस चीज की नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि 20 साल से यहाँ दलित पिछड़े ओबीसी की सरकार रही है, लेकिन 20 सालों में इन लोगों ने सिर्फ अपनी जाति के लिए काम किया है। अगर इन लोगों ने दलित पिछड़े ओबीसी के लिए काम किया होता तो कभी भाजपा इनके लिए विकल्प नहीं बनती। इसी प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ती थी तो 5वें नंबर 8वें नंबर पर रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो 20 साल में मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी, अगर इन लोगों ने सच में दलित पिछड़े ओबीसी के लिए काम किए होते तो कभी लोग भाजपा को वोट नहीं देते। लेकिन इन लोगों ने 20 सालों में सिर्फ अपनी जाति को आगे बढ़ाने का काम किया, तो आज इसीलिए लोग उनसे खिन्न होकर के इनको जीत रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम लोग एक मजबूती से एक नया विकल्प देंगे, लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे 10 साल से भाजपा को भी लोगों ने देख लिया ना कि हाँ, कि भाई ओबीसी के नाम पे भी देख लिया, दलित के नाम पे भी देख लिया, अभी फारोडो को भी देख लिया जो हिंदू की सरकार चल रही है। अभी हम लोग कई पार्टियों का गठजोड़ बना करके एक नया विकल्प देंगे और लोग हमारे साथ खड़े होंगे और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। आपने बहुत अच्छा बात रखा, बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारे सवालों का जवाब दिए थे, और ये इनका मैं परिचय शुरू में ही बता दिया हूँ। एकलव्य पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अरविंद निषाद जी। आपको ये डिबेट बातचीत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।